हेलो दोस्तों। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमें जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड बेसिक टर्मोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो बेसिक टर्मोलॉजी में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डोमेस्टिक टेरिटरी का। तो व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी? इट रेफर टू पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ इंडिया। मतलब जो भारत का पॉलिटिकल मैप है, उस पॉलिटिकल मैप के जो अंदर का एरिया है वो सारे का सारा हम डोमेस्टिक टेरिटरी मानकर चलेंगे। ठीक है। बट इन इकोनॉमिक्स कुछ चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं और कुछ चीज़ों को हम इसमें एक्सक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इंक्लूजन की। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू अदर कंट्री। किन्हीं भी दो दूसरे देशों के बीच में अगर हमारे देश का प्लेन चल रहा है और उसको कौन उड़ा रहा है? हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट, तो वो हमारे देश की टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एयर इंडिया का प्लेन है और जापान और रशिया के बीच में चल रहा है, तो वो किसके टेरिटरी का पार्ट है? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ये आपका फर्स्ट इंक्लूजन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिशिंग वेसल। और फिशिंग वेसल होता है कि मछली पकड़ने वाले जो शिप्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। गैस रिग्स होता है बेटा जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं जिनके ज़रिए हम तेल निकालते हैं समुद्र के अंदर से। एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म भी वही काम करते हैं। बड़े बड़े समुद्रों पे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं। अगर वो इंटरनेशनल वाटर पे, फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया का कोस्टल एरिया है, ठीक है। अब इस कोस्टल एरिया में कुछ नॉटिकल माइल तक समुद्र होता है, इंडियन सी, और उसके बाद वो इंटरनेशनल वाटर होता है। तो अगर उस इंटरनेशनल वाटर पर अगर कोई भी ये तीनों चीज़ों में कुछ भी है, भाई फिशिंग वेसल मछली पकड़ने वाला है, नेचुरल गैस रिग से तेल निकालने के लिए, या कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, तो उसको हम विद एक्सक्लूसिव राइट वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा एम्बेसीज। एम्बेसी होता है बेसिकली दूतावास। मतलब इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड एंड इफ़ एनीबडी वांट टू कम इन इंडिया, तो दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द कंसर्न्ड एम्बेसी, दैट इज ऑफिस। हमारा जो ऑफिस मिलेगा, इंडिया की जो एम्बेसी मिलेगी, बाकी सारे देशों में मिलेगी, और जितनी भी अदर कंट्रीज हैं उनकी एम्बेसी हमारे देश में मिलेगी। तो हमारी जो एम्बेसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होता है कि भाई जो मिलिट्री का अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है, भाई फॉर एग्जांपल रशिया में जाके इंडियन अभ्यास कर रहे हैं, किसी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्मी का या किसी भी चीज़ का, तो उन्होंने अपना एक एस्टेब्लिशमेंट बेस वहाँ पर बनाया है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फिर कॉन्सुलेट, डिप्लोमेटिक स्टाफ्स का ऑफिस वगैरह, तो वो इंडिया का अगर अब्रॉड में है तो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। रिपीट करता हूँ मैं, एम्बेसीज दूतावास, मतलब if any American want to come in India, then they have to take permission from Indian government। तो क्या वो इंडिया में आकर परमिशन लेगा? नहीं। हमारा एक ऑफिस होगा कहाँ पर? अमेरिका में, जिसका नाम है एम्बेसी, जहाँ पर वो कांटेक्ट करके वहाँ पे इंडिया में आने की परमिशन ले सकता है। तो सेम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे जो मैंने अभी अभी बताया कि वहाँ अब हमारे देश की मिलिट्री का बेस फॉरेन कंट्री में है, या फिर कॉन्सुलेट, ये सब इंडिया का अगर अब्रॉड में है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। और यही तीनों चीज़ें अगर फॉरेन कंट्री की हैं, यही तीनों चीज़ें अगर फॉरेन कंट्री की हैं तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट माना नहीं जाएगा। मतलब फॉरेन कंट्री की अगर इंडिया में है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, और अगर हमारी फॉरेन कंट्री में है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। लास्ट पॉइंट है बेटा आपका यूएनओ डब्ल्यूएचओ। जस्ट अ मिनट। यूएनओ डब्ल्यूएचओ या कोई भी इंटरनेशनल काउंसिल है, ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल काउंसिल है, अगर वो इंडिया में सिचुएटेड है तो उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या कोई भी इंटरनेशनल काउंसिल अगर इंडिया में है तो उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं नॉर्मल। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। रेजिडेंट बेसिकली बिलोंग करता है, रेजिडेंट मतलब होता है वासी, कि कौन बंदा कहाँ पर रहता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इट रेफर टू द पर्सन, पर्सन मतलब हम सब, और इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्डिनरली रिसाइड इन अ कंट्री, वो कहाँ पर है? अपने कंसर्न कंट्री में, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसका मतलब होता है
कि भाई अपनी अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ मनी उसी कंट्री में अपनी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी कंट्री में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस देश का क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट। रिपीट करता हूँ, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं और हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंडिया में ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इंडिया के क्या हैं, नॉर्मल रेजिडेंट। हम किसी फॉरेन के भी रेजिडेंट हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स में 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में यहाँ पर एक ही कंडीशन है 1 ईयर की। अगर हम किसी दूसरे देश में जाकर 1 साल से ज़्यादा रहेंगे तो हम उस दूसरे देश के रेजिडेंट हो जाएंगे, मतलब वासी हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इसमें इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है। देखिए, अगर कोई फॉरेनर बंदा इंडिया में विजिट करता है किसी भी पर्पज़ से, टूरिज्म पर्पज़ से, वेकेशन बनाने के लिए, मेडिकल पर्पज़ से या स्टडी पर्पज़ से, किसी भी पर्पज़ से, तो वो अपना पढ़ेगा, मतलब कोई भी काम करेगा और चला जाएगा। ठीक है ना, टूरिस्ट मतलब घूमा फिरा चला गया, तो वो हमारे देश का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। कंडीशन अप्लाई वही होती है अगर 1 साल से ज़्यादा रहेगा तो। नेक्स्ट है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, ऑफिशियल एंड डिप्लोमेट। अगर ये लोग हमारे देश में हैं तो इनको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। पहली बात तो अगर कोई फॉरेन की एम्बेसी इंडिया में, वो हमारी टेरिटरी ही नहीं है, तो अगर वहाँ पे फॉरेन का स्टाफ काम कर रहा है तो उनका रेजिडेंट का स्टेटस चेक करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी पे काम ही नहीं कर रहे, वो हमारी टेरिटरी ही नहीं होती। फिर है इंटरनेशनल काउंसिल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, यहाँ पर पर्सन और इंस्टीट्यूशन का भी स्टेटस चेक होता है। तो जितनी भी इंटरनेशनल काउंसिल है, यूएनओ, WHO, WTO, वो हमारी टेरिटरी ही नहीं है, तो वो हमारी रेजिडेंट भी नहीं होंगी। फिर उसके बाद है एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हमारे देश के रेजिडेंट नहीं होंगे। कंडीशन अप्लाई कौन सी, 1 ईयर वाली। अगर उनका स्टे 1 साल से ज़्यादा इंडिया में हो जाएगा तो वो हमारे देश के रेजिडेंट हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। नेक्स्ट है क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल। जितने भी जो क्रूज, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, क्रूज होते हैं, प्लेन होते हैं, वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनको हम क्रू मेंबर बोलते हैं। अगर उनका स्टे जिस भी देश में 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा वो उस देश के रेजिडेंट हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा बॉर्डर वर्कर। बॉर्डर वर्कर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है और ये नेपाल है, और दोनों की बॉर्डर फ्रेंडली बॉर्डर मानी जाती है। तो रेगुलर बेसिस पे कुछ नेपाली इंडिया में आकर काम करते हैं और वापस नेपाल में जा रहे हैं, और रेगुलर बेसिस पे ही कुछ इंडिया के नेपाल में जा रहे हैं और काम करके वापस इंडिया में आ रहे हैं। तो वो किस देश के रेजिडेंट माने जाएंगे, जिस देश के में वो हैं, वेयर दे बिलोंग, वेयर दे लिव, नॉट वेयर दे वर्क। जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वो उस देश के रेजिडेंट नहीं है, जहाँ पर वो रहते हैं उस देश के रेजिडेंट है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा सिटीजनशिप का। सिटीजनशिप होता है नागरिकता, कि कौन किस देश का है, और इसकी सिर्फ 2 ही कंडीशन है। आप पढ़ोगे तो आपको दोनों कंडीशन देखने को मिलेंगे संदीप गर्ग की बुक में। सबसे पहला है प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कोई भी बंदा उस देश का सिटीजन हो जाएगा जैसे ही वो उस देश में जन्म लेगा। दूसरी बात, इफ लॉ परमिट्स, मतलब अगर कानून आपको अलाउ करेगा सिटीजन बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका का एक कानून है कि आप अमेरिका में जाकर अगर शादी करोगे तो वहाँ की आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो वैसे ही इंडिया के देश में भी हर देश का लॉ वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। भाई हर देश का अपना अपना कानून है, अगर कानून अलाउ करेगा तो आप उस देश के क्या बन सकते हो, सिटीजन बन सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है, बेसिकली अगर आप काम करके जो पैसा कमा रहे हो दैट इज योर फैक्टर इनकम, एंड बिना काम करे जो पैसा कमा रहे हो दैट इज योर ट्रांसफर इनकम। तो बेसिक चीज़ है, मीनिंग इट रेफर टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लगाकर, फैक्टर सर्विसेज को लगाकर जो आप पैसा रिसीव कर रहे हो उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं, और बिना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाए आप जो पैसा रिसीव कर रहे हो उसको हम ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पेंशन, आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन मिलती है, उसका हमें काम नहीं करना पड़ता, जब काम नहीं कर रहे हो और पैसा मिल रहा है दैट इज ट्रांसफर इनकम। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल इनकम। जो फैक्टर इनकम होती है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट, ये आपका बायलेटरल कॉन्सेप्ट है, मतलब 2 साइडेड, और ये आपका यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट है, मतलब 1 साइडेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काम करोगे तो पैसा मिलेगा और यहाँ बिना काम करे पैसा मिल रहा है। और फिर इसके एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि रेंट, भाई लैंड को रेंट मिला, ठीक है, लेबर को वेजेस मिला, कैपिटल को इंटरेस्ट मिला, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिला। ये आपका क्या है, एग्जाम्पल फैक्टर इनकम का। एंड पेंशन एंड स्कॉलरशिप,
कोई भी आप पेंशन रिसीव कर रहे हो या स्कॉलरशिप रिसीव कर रहे हो, उसके बदले में कोई काम नहीं करोगे, दैट इज योर ट्रांसफर इनकम। अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे गुड्स का। जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो है गुड्स का। गुड्स को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले है आपका फाइनल गुड और नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट गुड। देखो, इंटरमीडिएट गुड की दो कंडीशन होती हैं। सबसे पहला इसका पर्पस होता है या तो रीसेल का या फिर फर्दर प्रोडक्शन का। फर्दर प्रोडक्शन, रीसेल मतलब होता है आप गुड्स को, फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल डीलर है, अगर वो मोबाइल खरीद रहा है तो किस पर्पस से खरीद रहा है? वो खरीद रहा है दोबारा बेचने के लिए। जब वो दोबारा बेचने के लिए गुड्स खरीद रहा है तो उसको बोलते हैं रीसेल का पर्पस। तो उसके लिए वो गुड कौन सा गुड हो गया? इंटरमीडिएट गुड। और फर्दर प्रोडक्शन होता है जैसे मिठाई वाला दूध खरीद रहा है, चीनी खरीद रहा है, किस लिए? बर्फी बनाने के लिए, तो ये फर्दर प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट गुड सेम ईयर में कंज्यूम हो जाता है, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ है इसकी कि सेम ईयर में कंज्यूम हो जाएगा। दूसरी बात, जो इंटरमीडिएट गुड होता है इसकी डिमांड डिराइव्ड डिमांड होती है। कौन सी डिमांड? डिराइव्ड डिमांड। मतलब अगर फाइनल गुड की डिमांड है, बर्फी की डिमांड है तो दूध की डिमांड होगी, ठीक है ना। सिंपल सी फर्नीचर की डिमांड है तो लकड़ी की डिमांड होगी। तो यानी इसकी डिमांड डिराइव्ड डिमांड होती है। प्लस जब तक गुड्स इंटरमीडिएट गुड रहता है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने डी को बेचा और डी ने कंज्यूम कर लिया, तो जब तक सी के पास गुड्स है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। जैसे ही डी के पास चला गया वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर चला गया। और एक चीज़ और, जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन के लिए गुड्स खरीदे जा रहे हैं वो सब आपके इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या जनरेट कर रहे हैं? डिफेंस सर्विसेज। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं फाइनल गुड की। फाइनल गुड के दो पर्पस होते हैं, या तो आपका पर्पस होता है कंजम्पशन या आपका पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर कंजम्पशन पर्पस के लिए गुड्स खरीद रहे हो तो उसको हम कंज्यूमर गुड बोलते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए गुड्स खरीदते हो तो उसको हम कैपिटल गुड बोलते हैं। कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो कंज्यूमर गुड होते हैं वो कौन से गुड्स होते हैं? जो हाउस होल्ड खरीद रहा है अपने नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जितने भी लोग हैं, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक जितना भी गुड्स उन्होंने खरीदा वो सब कंज्यूमर गुड है। और इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है आपका ड्यूरेबल गुड, सेकेंड पार्ट है आपका सेमी ड्यूरेबल गुड, थर्ड पार्ट है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड और लास्ट पार्ट है आपका सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड वो गुड होता है विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। आपके घर में टीवी, फ्रिज, फर्नीचर ये सब ड्यूरेबल है बिकॉज इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। सेमी ड्यूरेबल होता है जो 1 साल 2 साल के लिए चले, क्रॉकरी हो गया, क्लोथ्स हो गया, ये सब कुछ। नॉन ड्यूरेबल गुड होता है जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन के साथ खत्म हो जाता है, ब्रेड, बटर, जैम, ये सारी चीजें। और सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल गुड की। कैपिटल गुड क्या होता है? ये इसका यूज भी हम किस में करते हैं? फर्दर प्रोडक्शन में। अब बच्चों का डाउट आता है, सर आपने बोला था कि इंटरमीडिएट गुड का भी यूज फर्दर प्रोडक्शन में करते हैं और कैपिटल गुड का भी। बेसिकली बेटा इसका पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब फ्यूचर में इनकम जनरेट करने के लिए जो गुड्स हम खरीद रहे हैं उसको हम कैपिटल गुड बोलते हैं। ये फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं लेकिन ये प्रोडक्शन प्रोसेस में मर्ज नहीं होते। और इंटरमीडिएट गुड प्रोडक्शन प्रोसेस में मर्ज हो जाता है या फिर सेम ईयर में कंज्यूम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मशीनरी खरीदी, एक टेलर ने मशीनरी खरीदी शर्ट बनाने के लिए, तो जो मशीनरी है वो आपका कैपिटल गुड है और जो कपड़ा है वो आपका इंटरमीडिएट गुड है। कपड़े से शर्ट बन गई, कपड़ा खत्म, लेकिन मशीनरी की एग्जिस्टेंस ऐसी की ऐसी रहेगी, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी भी डिमांड डिराइव डिमांड होती है। अगर शर्ट की डिमांड है तो मशीनरी की डिमांड होगी, अगर जूस की डिमांड है तो जूसर की डिमांड होगी। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड,
ठीक है बेटा। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ इतना ही है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में गुड्स का कॉन्सेप्ट देखने को आ सकता है, तो इसके एमसीक्यू जितने भी हैं वो आप सबको करने हैं। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट, इसमें ग्रॉस टू नेट, एमपी टू एफसी और नेशनल टू डोमेस्टिक का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको मैं थर्ड चैप्टर में यूज़ करा के कराऊंगा, क्योंकि वहीं पर ही इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सो थैंक यू सो मच बेटा। आप सब लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी है तो ज़रूर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।